नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट। दोस्तों, सरकारी विभाग हर समय नए बहाने और नए तरीके ढूंढती है जिसके बेसिस पे वो लोगों से कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करा सके कम वेतन पे और उनको रेगुलराइज भी ना करे। इन्हीं ट्रिक्स में से एक नया ट्रिक निकाला है सरकारी विभाग ने कि वो कॉन्ट्रैक्चुअल लेटर में ही लिख देते हैं कि आप इस पोस्ट पे कभी रेगुलराइजेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसा क्लॉज वैलिड है? क्या ऐसा क्लॉज को साइन करने के बाद आप कभी उस पोस्ट पे रेगुलराइजेशन नहीं क्लेम कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट में इसका जवाब दिया है और इसको हम समझेंगे आज के वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय प्रसाद दिल्ली से और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, ये केस है झारखंड का। झारखंड में एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में कुछ लोग जूनियर इंजीनियर्स के रोल पे नियुक्त हुए। सितंबर 2012 में इनका एडवर्टाइजमेंट आया था। दिसंबर में ये लोग सिलेक्ट हुए और दिसंबर 29 2012 को इनको इनकी पोस्टिंग भी अलॉकेट हो गई। सब कुछ बिल्कुल रेगुलर था, कहीं भी कोई इरेगुलरिटी नहीं थी और कोई बैकडोर एंट्री नहीं थी। दोस्तों, अब सिचुएशन ऐसी थी कि इस कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट में दो क्लॉजेस थे। वो क्लॉजेस ये कहते थे कि ये पोस्ट टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्चुअल होगी और दूसरा क्लॉज कहता था कि आप कभी भी रेगुलराइजेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों, जिनको नौकरी की जरूरत है वो तो ज्यादा बार्गेनिंग पोजीशन रखते नहीं है, इसलिए उन लोगों ने उस समय इस क्लॉज पे साइन कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि ये जो 22 पोस्ट थे, इनके काम का नेचर रेगुलर एम्प्लॉयज के जैसा था। इनकी पोस्टिंग्स रेगुलर एम्प्लॉय जैसी थी। इनके काम के सर्विस कंडीशंस भी रेगुलर एम्प्लॉयज जैसे थे और ये पोस्ट भी सैंक्शन पोस्ट थे। बस इनके कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज था कि वो कभी रेगुलराइजेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये लोग 10 साल से ऊपर से कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन पे काम करते रहे। हर 1 साल पे इनकी रिन्यूअल होती रही और दिसंबर 2023 को इनको बोल दिया गया कि ये आपकी आखिरी रिन्यूअल है, इसके बाद आपको कोई रिन्यूअल नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में उन्होंने अपने लाइफ का प्राइम वर्किंग एज तो सरकार को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे दे दिया और उनकी मेन कंसर्न ये थी कि इस एज पे उनको हायर कौन करेगा। और दोस्तों, इसी कारण इन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे नियुक्त किए गए जूनियर इंजीनियर्स ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोस्तों, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच दोनों से कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, दोनों बेंच की रीजनिंग ये थी कि जब कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज ने पहले ही अपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में इसको अग्री कर दिया है कि वो रेगुलराइजेशन क्लेम नहीं करेंगे, तो फिर वो कैसे रेगुलराइजेशन क्लेम कर सकते हैं। कोर्ट का कहना था कि कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स बाइंडिंग है और द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रीरिटन बाय द कोर्ट। और इस वजह से सिंगल बेंच और डिवीजन बेंच दोनों ने रिट पिटिशन को खारिज कर दिया। मामला गया सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 136 के तहत कि वो किसी भी केस में इंटरफेयर कर सकते हैं जब उनको पता चले कि उस केस में कोई ग्रेव इनजस्टिस हो रही हो। और इसी पावर के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 3 पॉइंट्स पे इस केस को डिसाइड किया। पहला पॉइंट था कि क्लॉज 10, जो कि कहता था कि ये एम्प्लॉइज कभी रेगुलराइजेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं, क्या ये क्लॉज वैलिड था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधानों के तहत? दूसरा क्वेश्चन ये था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन क्या होता है और इस केस में ये कैसे अप्लाई होगा। और तीसरा क्वेश्चन था दोस्तों कि क्या आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन किया गया है इस केस में, जब एम्प्लॉइज को 10 सालों बाद टर्मिनेट कर दिया गया और उनको कहा गया कि अब आपकी कोई और रिन्यूअल नहीं होगी। तीनों पॉइंट को हम समझते हैं गौर से। दोस्तों, पहला पॉइंट यानी कि क्या ये क्लॉज जो कहता है कि रेगुलराइजेशन आप कभी क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये वैलिड है कि नहीं, इसको समझने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 को समझना होगा। दोस्तों, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 23 कहता है कि अगर कोई क्लॉज पब्लिक पॉलिसी के उल्लंघन में हो तो वो क्लॉज वैलिड नहीं होगा और उस क्लॉज को इन्फोर्स भी नहीं किया जा सकता है। अब दोस्तों, पिटिशनर्स यानी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के एडवोकेट का कहना था कि ये क्लॉज जो कहता है कि ये कभी रेगुलराइजेशन क्लेम नहीं कर सकते हैं, ये क्लॉज पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है और इसीलिए क्लॉज सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हिट होता है और इसीलिए क्लॉज वैलिड है ही नहीं और इसको माना नहीं जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में कॉन्ट्रैक्ट के साइनिंग के समय दोनों पार्टीज यानी गवर्नमेंट जो कि एम्प्लॉय कर रही थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू और ये 22 जूनियर इंजीनियर्स, इनके बीच में बहुत बड़ी बार्गेनिंग पावर की डिफरेंस थी और इस वजह से ये क्लॉज बिल्कुल उनके अगेंस्ट जा रहा था और फिर भी उनको साइन करना पड़ा। और ये क्लॉज बिल्कुल पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है और इसीलिए ये सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हिट होगा और ये क्लॉज वैलिड नहीं है।
दोस्तों दूसरा पॉइंट जो था वो था डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। दोस्तों ये डॉक्ट्रिन कहता है कि अगर आपका एम्प्लॉयर या जिसके साथ भी आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, वो आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करे कि आपको लगे कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा, पर आपको बाद में पता चले कि वो रिप्रेजेंटेशन एक छलावा था, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेगा ऐसे सिचुएशन में। और आपको जो रिप्रेजेंट किया गया था कि कॉन्ट्रैक्ट में आपको मिलेगा, वो आपको कोर्ट के थ्रू मिलेगा। दोस्तों इस केस में कोर्ट ने कहा कि जब 10 साल तक सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस के बाद इन एम्प्लॉइज की कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होती रही, तो बिना किसी नेगेटिव रिपोर्ट के, बस ऐसे ही बिना किसी लॉजिक के इनके सर्विसेज को टर्मिनेट कर देना एक डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का उल्लंघन था। ये लोग 10 साल से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे थे और इतने साल से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बिना किसी ब्रेक के काम करते हुए इनको ये लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन थी कि एक ना एक दिन स्टेट इनको रेगुलराइज करेगा। दोस्तों इस सिचुएशन में हमें उमा देवी जजमेंट का एक पैराग्राफ समझना होगा जो कि ये कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट बैकडोर एंट्री या इरेगुलर प्रोसेस से हुआ है, तो वो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकता है रेगुलराइजेशन की। अब इसी लॉजिक का उल्टा ये होगा कि अगर किसी की एंट्री रेगुलर प्रोसेस से हुई है, बिना कोई बैकडोर एंट्री या इरेगुलर प्रोसेस के थ्रू गए हुए, और वो रोल भी पेरिनियल नेचर का परफॉर्म कर रहा है, तो एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन रखेगा कि गवर्नमेंट उसे एक ना एक दिन रेगुलराइज करेगी। और दोस्तों इसी लॉजिक पे रिलाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इन एम्प्लॉइज को 10 साल तक बिना किसी इंटरप्शन के पेरिनियल नेचर का काम करते रहना एक डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन को इन्वोक करता है। अब दोस्तों तीसरा सवाल था कि क्या इनकी टर्मिनेशन आर्बिट्री थी और आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट थी। दोस्तों इनकी टर्मिनेशन बिना किसी रीजन के दी गई थी और इनकी परफॉर्मेंस वही सैटिस्फैक्टरी रही थी जो पिछले 10 साल से चलती आ रही थी। इनको बस इस रीजन की वजह से टर्मिनेट कर दिया गया था कि इनको आगे एक्सटेंशन नहीं देना है एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को। जब बिना किसी एडवर्स एंट्री के इनको टर्मिनेट कर दिया गया, तो फिर कोर्ट ने कहा कि ये एक आर्बिट्री टर्मिनेशन है क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है और आर्बिट्री एक्शन इज अगेंस्ट आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच गिव्स द राइट टू इक्वालिटी। दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का हवाला दिया। पहला तो था फेमस जजमेंट जग्गो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट इवॉल्व किया गया था कि क्या जो एक्टिविटीज एम्प्लॉयज करते हैं वो डे टू डे है और डिपार्टमेंट के रनिंग के लिए इंटीग्रल है। तो इस क्वेश्चन पे हमारे सिचुएशन में तो जवाब था हाँ, क्योंकि इन जूनियर इंजीनियर्स का रोल वही था जो रेगुलर एम्प्लॉयज कर रहे थे। दोस्तों दूसरा केस था 2025 का धर्म सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एड हॉकिज्म कल्चर को बहुत स्ट्रांगली डिप्रिशिएट किया था और कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एम्प्लॉय को रखना और काम कराना एक बहुत गलत प्रतिक्रिया है, अगर इसके पीछे स्टेट की ये मंशा है कि वो लोगों को रेगुलराइज करने से बचना चाह रहे हैं। और ये टेस्ट भी इस केस में सेटिस्फाई हो रहा था क्योंकि वही काम रेगुलर एम्प्लॉयज कर रहे थे। तो दोस्तों इन तीनों पॉइंट के बेसिस पे कोर्ट का कहना था कि इस केस में जूनियर इंजीनियर्स को रेगुलराइज कर देना चाहिए। दोस्तों इस केस में फॉर द कंप्लीशन ऑफ एंड्स ऑफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर वंसिडर करने की स्टेज नहीं रखी, सीधा डायरेक्ट रेगुलराइजेशन का ऑर्डर पास कर दिया एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट को कि इन 22 पोस्ट के होल्डर्स को रेगुलराइज किया जाए। दोस्तों यानी कि ये निष्कर्ष भी आता है कि हाई कोर्ट एक मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकती कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉज में कुछ लिखा है तो वो होना ही होना है। वो कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉज को आर्टिकल 14 और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधानों के तहत देखा जाएगा कि वो वैलिड है या नहीं है, और तभी उसे इन्फोर्स कराया जा सकता है। तो दोस्तों इस केस से हमारे क्या की टेक अवेज हैं। दोस्तों इस केस से हमारा पहला की टेक अवे तो ये है कि नो रेगुलराइजेशन क्लॉज इज कंप्लीटली वॉइड। ऐसा क्लॉज वैलिड नहीं है कानून की नजरों में, और अगर सरकार ऐसा क्लॉज को कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में डालती है तो वो वॉइड रहेगा। दोस्तों दूसरा टेक अवे ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन ऐसे सिचुएशन में अप्लाई करेगा जब आपका रोल वही है जो रेगुलर एम्प्लॉयज करते हैं और आपकी सिलेक्शन भी एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू हुई है और आपकी सर्विस भी लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस रही हो बिना किसी ब्रेक के। और दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है कि आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट को भी बिना किसी लॉजिक और रीजनिंग के टर्मिनेट नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। तो दोस्तों आई होप आज का रीसेंट केस एनालिसिस आपको पसंद आया हो। ये जजमेंट का नाम है भोलानाथ वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड और ये है 30 जनवरी 2026 का। इसकी साइटेशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ऐसे केस अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।